आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई क्लास में। और जैसा कि आज का टॉपिक है फीचर्स ऑफ कंपनी, आज आपको बलराम जी कंपनी के बारे में बताएंगे। सो मैं बलराम जी से आग्रह करना चाहूंगा कि सीधे क्लास स्टार्ट करें। थैंक यू। ओवर टू यू बलराम जी। थैंक यू अभिषेक जी। हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जी, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है कंपनी। और जैसे बाकी हमने लास्ट क्लास में पार्टनरशिप समझा था या इससे पहले कोई और सोल प्रोप्राइटर भी थोड़ा हमने डिस्कस किया था, तो वैसे ही कंपनी भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब जो बिजनेस करती है, बिजनेस रन करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा और भी कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस को रन करते हैं, जैसे हमने कभी डिटेल में बात करी होगी। तो उसमें सो प्रोप्राइटर्स हो गए, और आपका पार्टनरशिप फर्म्स हमने बात कर ली, ठीक है। पार्टनर्स में भी हमने पढ़ लिया था लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी और डिफरेंट। अब इसमें हम कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल में टाइप ऑफ कंपनी और इसको थोड़ा समझेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कंपनी बेसिकली। कंपनी एक की डेफिनेशंस भी थोड़ा सा इसमें देखते हैं, इन्होंने क्या लिखा है कंपनी की डेफिनेशन में। कंपनी इज ए लीगल एंटिटी। तो क्या होता है, कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, एंटिटी से एक एंटिटी होती है, लीगल एंटिटी। एंटिटी का मतलब होता है कोई पर्सन, कोई आइडेंटिटी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था। और वो कौन सी, लीगल, जिसकी कोई वैल्यू है, उसकी अपनी एक एस्टेब्लिश, एक अपने आप में एग्जिस्टेंस है, ठीक है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, कौन स्टैब्लिश करते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स करते हैं। एम्प्लॉय इट, रेगुलेट बिजनेस, किसी बिजनेस फर्म को, हो सकता है प्रॉफिटेबल या नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है, ठीक है। कंपनी में भी भी कोऑर्डिनेटेड इन डिफरेंट वेज ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटीज होती है, टैक्स पर्पस हो सकते हैं, रिलाइंग अपॉन, ये सारी बेसिकली चीज आ गई। तो मैं यहाँ पे क्या डेफिनेशन से समझ में आया कि कंपनी एक लीगल एंटिटी है, ठीक है। जैसे अदर पर्सन होते हैं वैसे कंपनी भी एक एंटिटी के रूप में काउंट की जाएगी। तो ये तो हो गया कंपनी की डेफिनेशन कि आप कंपनी से क्या समझते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब हम बात करते हैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट। हम भारत में, जैसे भारत में तो आपने सुना होगा, जब कंपनी, अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में सुना होगा, है ना। अंग्रेजों के टाइम से कंपनी होती थी, तो बेसिकली क्या होती थी, इंग्लैंड के अंदर एक रजिस्टर्ड कंपनी होती थी जिसको लाइसेंस मिलता था, परमिशन वगैरह मिलते थे। तो बीच में शहनवाज जी वीडियो वगैरह था, तो परमिट वगैरह मिलता था। तो ये एक कंपनी लीगल एग्जिस्टेंस होती है, जिसके अपने आप में एक अस्तित्व होता है कि वो राइट्स वगैरह होते हैं उसके पास, ठीक है। ऐसा कुछ जैसे ह्यूमन बीइंग होता है ना, इंसानों के पास राइट होते हैं, लाइबिलिटीज भी होती हैं, और भी चीजें होती है। तो वैसे ही कंपनी के पास भी सेम नेचर होता है कंपनी का भी। तो उसी के चीज में हम और थोड़ा डिटेल में इसको समझेंगे कंपनी क्या होती है। तो भारत में भी जैसे ब्रिटिश के अंदर था, तो भारत में भी कंपनी एक्ट राइट नाउ अभी क्या है, कंपनी एक्ट 2013 है, जो कंपनी से रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो अप करता है। जैसे ब्रिटेन में था पहले, या फिर हमारे इससे पहले कंपनी एक्ट 1956 था, जो इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो कंपनी का एक लॉ आया, भारत के अंदर एक कानून आया भारत की संसद से, होता कंपनी एक्ट 1956। तो वो जितने भी भारत के अंदर कंपनियां जो बिजनेस करने के लिए रजिस्टर्ड होती थी, तो वो उस एक्ट में रजिस्टर्ड होती थी। अभी किस में रजिस्टर्ड होती है, वो हमारे कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होती हैं। तो क्या होती है कंपनी, और इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो बेसिक तो हम इसमें पहले तो इसमें टाइप देख लेते हैं कि कितने टाइप के कंपनियां हो सकती हैं, क्या क्या नेचर हो सकता है उनका। तो इसमें कहा गया है, उसमें कंपनी को अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो उनके लाइबिलिटी के बेसिस पे, और दूसरे उसके मेंबर्स के बेसिस पे। लाइबिलिटी का मतलब होता है, जैसे मैं आपको पार्टनरशिप में बता रहा था कि जब 2% 3% होते हैं, तो उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क जो है वो थोड़ा शेयर हो जाता है, तो प्रॉफिट भी सिमिलरली शेयर हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे जब देखेंगे, कंपनी के अंदर भी डिफरेंट पार्टनर्स होते हैं जब बिजनेस करने के लिए, जो एसोसिएट पर्सन जिसको हम कहते हैं, बाद में चल के हम इसको शेयर होल्डर्स वगैरह बोलते हैं। तो उनकी क्या प्रॉब्लम होती है कि उनकी लाइबिलिटी, यानी कि अगर कंपनी इन केस कभी लिक्विडेट होगी, कभी लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा, कंपनी देनदारी ज्यादा बढ़ जाएगी, उस केस में हर एक पर्सन की लाइबिलिटी होगी कि भाई क्रेडिटर्स, आउटसाइडर जो लाइबिलिटी है जो क्रिएट हो रखी है, उसको पे आउट करें। तो उनकी लाइबिलिटी के बेसिस पे हम कंपनी को डिफरेंस कर सकते हैं कि कंपनी लिमिटेड बाय लाइबिलिटी और लिमिटेड बाय शेयर्स, इस तरीके से कह सकते हैं। दूसरा होता है पर्सन के बेसिस पे भी हम कंपनी को कैटेगराइज कर सकते हैं कि कितने, किसी कंपनी के, मान लो किसी कंपनी में हो सकता है 2 लोग ही या 3 लोग कंपनी को रन कर रहे हो, किसी में हो सकता है ज्यादा नंबर, जैसे कह सकते हैं 250, ठीक है, 250 हो सकते हैं किसी में, और किसी में हो सकता है एक ही पर्सन हो।
1% कंपनी भी होती है, हाँ 1% भी होती है, इसको ओपीसी वगैरह बोलते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। ओपीसी मतलब 1% कंपनी। तो ये कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए किया गया है जो सिंगल 1% कंपनी भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें 100% जो शेयर होल्डिंग है वो किसी 1% के पास होगी। इसके बाद क्या करें, 3 से लेकर के 100-200 तक जो होती है, अगर मेंबर्स होते हैं तो उनको हम प्राइवेट कंपनी भी कह सकते हैं। मैं रजिस्टर्ड कर सकते हैं, चाहे तो पब्लिक कंपनी भी बन सकती है, ठीक है। 2 से ज्यादा कंपनी बनाने के लिए मिनिमम कितने परसेंट चाहिए होते हैं, 2% चाहिए होते हैं। कंपनी बोलते हैं, कंपनी को हिंदी में भी ऐसे बोलते हैं, कंपनी मतलब किसी का साथ। तो कंपनी के लिए मिनिमम मेंबर्स होते हैं 2, और मैक्सिमम तो प्राइवेट कंपनी के लिए 200, और पब्लिक कंपनी के लिए 7, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। तो ये एक मेंबर्स के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कितने इसमें पर्सन है, ठीक है। तो पहला होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और अनलिमिटेड कंपनी, यानी कि एक तो लाइबिलिटी जिसकी लिमिटेड हो जाती है उसके शेयर्स और उसके फेस वैल्यू पर, और अनलिमिटेड मतलब कि अगर कभी डेट ज्यादा हो जाता है तो उसकी लाइबिलिटी है वो उनकी पर्सनल असेट्स, तो वहां तक को भी उसको पे आउट करके भी हम अपने डेट्स को पे करेंगे, ऐसा है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग की अगर बात करें, तो यहाँ पर पब्लिक कंपनी की और प्राइवेट कंपनी, तो इसमें डेफिनेशन जो है वो प्राइवेट कंपनी की ज्यादा दे रखी है, तो उसको नीचे पढ़ते हैं पहले। लिमिटेड अथॉरिटी टू ट्रांसफर शेयर, अच्छा कंपनी की डेफिनेशन बताई इन्होंने, जैसे बताया ना कि ये किसके बेसिस पे बताया है, बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स एंटरप्राइज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कंपनी। तो 3 टाइप के हम इसको ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो प्राइवेट कंपनी क्या होती है, ऐसी कंपनी जिसकी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, मतलब अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी, जैसे पार्टनरशिप में हमने कल पढ़ा था ना, कोई भी पार्टनर ऐसा नहीं किसी थर्ड पार्टनर को अपनी जगह पे नहीं कर सकता। सिमिलरली प्राइवेट कंपनी के अंदर भी वही है, कोई भी पर्सन इजीली अपने शेयर्स को किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता कि मैं अब बिजनेस से लेफ्ट आउट हो रहा हूँ, अब मैं जो है रिटायर हो रहा हूँ, मेरे रिटायरमेंट की जगह पे ये पर्सन आएगा, या ऐसा नहीं कर सकता इजीली, ठीक है। मतलब अपने शेयर को इतनी इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकता। लिमिटेड अथॉरिटी होती है, इट मस्ट हैव एटलीस्ट 2% अपार्ट फ्रॉम केस ऑफ 1%, एक 1% एक्सेप्शनल केस है, अदरवाइज 2% तो मिनिमम होना ही चाहिए। रिस्ट्रिक्ट नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, यानी कि मैक्सिमम 200 तक जो है क्या आप कर सकते हैं, ये एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉयज की कोई लिमिट नहीं है, बट मेंबर्स की 200 है, ठीक है। तो इसको ऐसे केस में ये प्राइवेट कंपनी रजिस्टर्ड हो सकती हैं, बट यही इन्हीं में से कुछ कंपनी पब्लिक कंपनी एज ए पब्लिक कंपनी भी रजिस्टर्ड हो सकती है विथ ओनली 10 शेयर होल्डर्स के साथ, ठीक है। क्योंकि 7 पब्लिक कंपनी के लिए 7 मेंबर से ज्यादा होते हैं तो पब्लिक कंपनी होती है। पब्लिक कंपनी के लिए मैक्सिमम लिमिट कोई लिमिट नहीं है। और देखो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में क्या है, पब्लिक कंपनी इज एन एंटरप्राइज विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, जो एक प्राइवेट कंपनी नहीं है, इन अ कंपनी विच इज नॉट एन एंसिलरी ऑफ एनी प्राइवेट कंपनी। एंसिलरी का मतलब होता है होल्डिंग, सब होल्डिंग, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ कंपनी, सब्सिडरी कंपनी या होल्डिंग कंपनी नहीं हो तो हम बोलते हैं वो पब्लिक कंपनी होगी। मतलब किसी भी प्राइवेट कंपनी का एसोसिएट या सब्सिडरी या एंसिलरी कंपनी नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक। इसके बाद कुछ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में इन्होंने बताया इस केस में, ठीक है। इसमें क्या बताया उन्होंने, प्राइवेट कंपनी के बारे में बताया कि लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, इजी टू इनकॉर्पोरेट होता है, ठीक है, फीवर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होता है, सुपरेट सेपरेट लीगल एंटिटी तो होता ही है ऑब्वियसली, देखो ये तो कॉमन है, दोनों में होगा, लो रिस्क होगा, परपेचुअल एग्जिस्टेंस होगी। तो ये कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फीचर्स हैं। तो आप में से कुछ इसमें वैल्यू ऐड करेंगे, कोई भी स्टूडेंट्स। जी, प्राइवेट जो हमने कल पढ़ा था पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसमें कुछ डिफरेंस आपने पढ़ा, कुछ किसी को कुछ समझ में आया? यस ज्योति, बताओ, विवेक, रोहित, जो कल पार्टिसिपेट कर रहे थे, बताइए पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या डिफरेंस है। एक तो पार्टनरशिप में या तो अदरवाइज अनलेस एंड अनटिल की अगर आपने एलएलपी रजिस्टर्ड किया है, आपकी लाइबिलिटी वहां पे अनलिमिटेड होती है, बट यहाँ पे लिमिटेड होती है, ठीक है। इजी टू कॉर्पोरेट करना, यहाँ पे पार्टनरशिप में भी शायद इजीली आप बना सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस दोनों में इतना नहीं होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी ये वाली आपको ये यहाँ पे मिलता है, कंपनी के अंदर मिलता है, ठीक है। और परपेचुअल सक्सेशन वो भी यही मिलता है। अदरवाइज पार्टनरशिप में क्या होता था, कोई भी पर्सन एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे, डिसोल्यूशन, डेथ के टाइम पे पार्टनरशिप आपकी अमेंड हो जाती है, टूट जाती है, इवन पार्टनरशिप फॉर्म ही हट जाती है अगर कोई कुछ ऐसे केस में डिसकंटिन्यू करना होता है तो, ठीक है। ये कुछ एडवांटेज थे शायद।
और बेनिफिट क्या है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, अट्रैक्ट एफडीआई है ना, और ये बेटर कुछ और ये सारे कुछ फीचर्स वगैरह आपको बताए हैं इसमें। 1% कंपनी क्या होती है, तो 1% कंपनी जैसे जैसे हमने पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी को पढ़ा, ऐसी 1% कंपनी भी अब यस रोहित कुछ कहना है तो कह सकते हैं पिछले पॉइंट में कुछ। सॉरी आपकी वॉइस नहीं आ रही, ठीक है। 1% कंपनी क्या होते हैं, जिस ये किस लिए किया गया है, कुछ सर मेरे को ऐसे। कुछ पूछना। हाँ पूछे। सर जैसे कि आपने कल बताया था पार्टनरशिप में 50 मेंबर मतलब पार्टनर्स हो सकते हैं, वैसे ही सर जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी उसमें कितने हो सकते हैं पार्टनर्स? 200। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर पार्टनर्स भी बोल सकते हैं उनको हम ऐसे एक जनरल वे में, अदरवाइज जब हम रजिस्टर्ड हो जाते हैं ना फिर उनको मेंबर्स बोलते हैं कंपनी के, तो मैक्सिमम 200 लिमिट है, ठीक है उसकी। और सर एक चीज और पूछनी थी, जैसे पार्टनरशिप में हम माइनर्स को ऐड कर सकते हैं, ऐसे प्राइवेट लिमिटेड में भी कर सकते हैं? नहीं नहीं, प्राइवेट लिमिट में भी नहीं कर सकते, वैसे तो वहां भी नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस में हम उसको ऐड कर सकते हैं। माइनर हो जाता है ना, तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता, तो माइनर की पोजीशंस ना तो कंपनी के अंदर हो सकता है, ना किसी पार्टनरशिप फर्म में, ना कहीं भी। लेकिन कुछ केसेस हैं जहाँ पे वो एक्सेप्शनल देते हैं कि वो प्रॉपर पार्टनर तो वो भी नहीं कहलाता, ठीक है, वो ओनली फॉर बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। ओके लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे केसेस है कंपनी के अंदर भी, कंपनी के अंदर प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक कंपनी के अंदर भी डिसीज कोई मेंबर है ना, जैसे कोई मेंबर है कोई कंपनी का शेयर होल्डर्स है, और उसका नॉमिनी, उसने किसी छोटे बच्चे माइनर को नॉमिनी बना रखा है, तो उस केस में वो भी एक मेंबर कह सकता है अपने आप को, या कहलाया जा सकता है, ठीक है। अदरवाइज कोई भी माइनर जो है अपनी उस पोजीशन में नहीं होता कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सके, तो किसी कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता, ना किसी पार्टनरशिप फर्म में जा सकता है, ठीक है। तो अब हम ओपीसी ये इसका उद्देश्य ये था जो अभी नया बहुत फेमस भी हो रहा है, इसका रीजन ये था कि बहुत सारे ऐसे पर्सन है जो अपने आप में ही एग्जिस्टेंस करते हैं, मतलब आपने देखा होगा 1% ही पूरी टीम है, मतलब अकेला ही पूरी टीम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा, अगर हम ऑनलाइन में देखें, जैसे संदीप माहेश्वरी हैं या खान सर हैं, ठीक है, फिजिक्स वाला आपने सुना होगा, मतलब ऐसा लगता है कि ये एक ही अकेले ही पूरी कंपनी है अपने आप में। तो ऐसे पर्सन की कई बार आपने ये कोई अपनी गली के आसपास, दुकान के आसपास देखा होगा, कोई एक दुकान है, उसको किसी शेयर होल्डर की जरूरत नहीं है, सब कुछ वो अकेला ही है। तो ऐसे बड़े बड़े जो बहुत बड़ी फंडिंग है जिनके पास, जिनका टर्नओवर बहुत ज्यादा है, तो ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करने के लिए वो 1% कंपनी, ताकि वो अगर कोई प्राइवेट तरीके से कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो रजिस्टर्ड कर लें एमसीए यानी गवर्नमेंट की साइट पर, और अपने आप को 1% कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड कर लें, ताकि उनको और काफी कुछ बेनिफिट्स उनको मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है कि कौन रजिस्टर्ड कर सकता है, जिसका एग्रीगेट जो टर्नओवर है 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो फिर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जाएंगे, ओपीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, नॉट मोर देन 50 लैक्स, कितना होना चाहिए, नॉट मोर देन 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे शेयर होल्डर्स एंड मेंबर्स के बीच में, तो क्या होता है ये। अभी हम अगर इसमें देखेंगे, जैसे कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है, जैसे अभी मैं बता रहा था, कंपनी की डेफिनेशन बता दी कि कोई बिजनेस एंटिटी होती है, कंपनी का होती है, कोई लेट से ज्वाइन किया तो उनको बता दूं, किसी ने मैसेज किया है कि जो हमारी कंपनी होती है, एक बिजनेस एंटिटी होती है, उसमें कुछ शेयर होल्डर्स हो जाते हैं जितने भी, और कुछ मेंबर्स होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। होल्डर ऑफ अ शेयर वारंट या इस तरीके से हो गया, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी लिमिटेड, ये तो हमने पढ़ लिया। अ पर्सन हु सब्सक्राइब एमओए, और एओए भी होगा शायद, इमीडिएटली बिकम्स अ मेंबर, जब भी एमओए साइन करता है तो वो सब्सक्राइबर कहलाता है उसका, वो जो फर्स्ट, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, जब कोई साइन करता है ना रजिस्टर्ड को या एमओए को, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट को, तो भी वो मेंबर कहलाया जाता है, तो भी कंपनी का। लेकिन उसके बाद जो सब्सिक्वेंट जितने भी ज्वाइन करते हैं वो सिर्फ शेयर होल्डर्स ही कहलाए जाते हैं, वो भी मेंबर्स कहलाते हैं, लेकिन इनको हम बोलते हैं सब्सक्राइबर्स, ठीक है, जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में मदद करते हैं इनिशियली। शेयर होल्डर अलॉटेड टू हिम और नॉट बी, अच्छा यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, हो सकता है माइट बी पॉसिबल कि जो कंपनी, जो जैसे मिनिमम कंपनी के अंदर भी जब आप कंपनी रजिस्टर करने जाते हो ना, कुछ डॉक्यूमेंट को रिक्वायर्ड होता है, जब आप अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करते हो तो बहुत सारे फॉर्म्स, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ यहाँ पे, इस तरीके से काफी सारे फॉर्म्स फिलअप करने होते हैं, तो वहाँ पे क्राइटेरिया है कि मिनिमम इतने पर्सन तो होने ही चाहिए जो उसको वहाँ पे आपको गवाही देकर कि हाँ हम इसको साइन कर रहे हैं, तो उस केस में आपको
कुछ पर्सन की रिक्वायर होती है, तो उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइबर्स, जो इनिशियली आपको मदद करते हैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ डिसीज पर्सन, और डिसीज पर्सन क्या होता है? ट्रांसफरर मतलब कि अ मेंबर सो लॉन्ग एज हिज नेम इज ऑन द रजिस्टर्ड मेंबर वेयर इज द कैन नॉट बी टर्म एज शेयर होल्डर्स। तो अभी किसी ने पूछा भी था मेरे से कि कोई ऐसा डिसीज्ड पर्सन के कोई और मतलब किसी और पर्सन को जब तक रजिस्टर नहीं कर सकते तो उसको एक दूसरे रजिस्टर में लिखा जा सकता है। ठीक है। ठीक है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, सेल्फ से रीड कर लीजिएगा। सिमिलर शेयरहोल्डर्स बाय ट्रांसफर इज नॉट अ मेंबर अंटिल हिज नेम एंटर्ड टू द कंपनीज रजिस्टर। तो इस तरीके से ये क्लियर हुआ आपको? ठीक है। शेयर होल्डर्स बाय ट्रांसफर मतलब कोई एक ट्रांसफरर मतलब होता है कि जब एक पर्सन किसी अपने शेयर्स को किसी दूसरे को ट्रांसफर कर देता है, एक ट्रांसफरर हो गया, एक दूसरा शेयर होल्डर बाय ट्रांसफर। ये क्लियर हो गया? अब हम इसके बाद आगे कुछ और समझते हैं। कुछ स्टूडेंट ने लेट ज्वाइन किया है, हाफ स्टूडेंट्स ने, तो यहाँ से में हम स्टार्ट करना चाहिए था। तो अभी हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी के बारे में कल से पढ़ रहे थे, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी, इनकॉर्पोरेशंस, एलएलसी, लिमिटेड लायबिलिटी, और नॉन प्रॉफिट, और जो है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। ठीक है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज भी हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस होते हैं, उनमें से वन ऑफ बिजनेस हमारा क्या होता है? कंपनी होती है। ठीक है। और जब कंपनी रजिस्टर्ड करने जाते हैं हम किसी गवर्नमेंट के साथ, जिस भी स्टेट बोर्ड में होता है, स्टेट स्टैम्प, हमारा जो भी जिस स्टेट में रजिस्टर्ड होते हैं, तो थोड़ा सा वो अपनी स्टैम्प ड्यूटी चार्ज करता है, कुछ फीस इनकॉर्पोरेशन की चार्ज होती है, उसमें डिफरेंट फॉर्म फिलअप होते हैं। एप्लीकेशन टू रिजर्वेशन नेम, फर्स्ट पहला जो फॉर्म लगता है वो ये लगता है INC 1। ठीक है, ये ओल्ड फोन 9, ये पुराने फॉर्म दे रखे होंगे, यहाँ इसको इसको देखिए आप। ठीक है। तो फिर एप्लीकेशन इनकॉर्पोरेशन, नॉमिनी कंसेंट फॉर्म वगैरह सारे भरे जाते हैं, OPC चेंज मेंबर्स नॉमिनी, ये सारे फॉर्म्स के नाम हैं जो आपको जब कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है तो भरे जाते हैं। और कुछ डॉक्यूमेंट भी रिक्वायर्ड होते हैं आपके, जब कंपनी फिलअप कर लेते हो तो पहले ऐसा फॉर्म मिलता था आपको, कंपनी आपकी रजिस्टर्ड हो गई तो इस तरीके से फॉर्म मिलता था। देन अभी आपको इस तरीके से मिलता है जिसमें कंपनी 2013 लिखा हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके से कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अंडर दिस, कंपनी का नाम, कंपनी का पैन नंबर, कंपनी से डिटेल, और सारी चीज इसमें लिख करके दी जाती है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है? इसमें एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है, जिस प्लेस पे आप बिजनेस कर रहे हो, सब्सक्राइबर्स के रिलेटेड MOA, यानी कि उससे रिलेटेड जो भी सब्सक्राइबर्स के नाम, एड्रेस प्रूफ ऑफ इंडिविजुअल्स स्टेक होल्डर्स की जो भी एड्रेस प्रूफ है। आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों डिफरेंस होते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ होता है जिसमें नाम और फोटो होती है, जो पर्सन बिजनेस करना चाहता है उसका नाम और फोटो, और फिर उसकी जगह का नाम और उसकी जगह का एड्रेस प्रूफ, और जिस प्लेस पे जिस जगह पे बिजनेस करते हैं, जैसे हो सकता है 4-5 लोग हैं, तो मान लो A B C, तो सबके अलग अलग नाम होंगे, अलग अलग एड्रेस होंगे, लेकिन एक अलग एरिया जगह होगा जहाँ पे वो बिजनेस करेंगे, तो उसका उस वहाँ का एड्रेस प्रूफ वगैरह, तो ये सारे डॉक्यूमेंट वगैरह ऐड करके वो अपना जो है फॉर्म आप फिल कर सकते हैं MC की वेबसाइट पे। शायद ऑनलाइन ही अब सब कुछ हो जाएगा, और वेरिफिकेशंस भी ऑनलाइन हो जाती है, हो सकता है प्लेस विजिट भी करके वो आपको वेरीफाई कर देंगे। ठीक है। कंपनी के बारे में हमने थोड़ा जान लिया, कंपनी की प्राइवेट पब्लिक कंपनी के बारे में यहाँ तक हमने समझ लिया है। और कंपनी इनकॉर्पोरेशन से फायदा क्या होगा आपको? जैसे आप OPC पे अभी मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो अपने आप को रजिस्टर्ड कर रहे हैं। कुछ सिंगल बिजनेस भी है जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है, मतलब 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में, 80-90 लाख से ऊपर का साल का टर्नओवर है, तो वो भी अपने आप को रजिस्टर्ड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको कुछ बेनिफिट है, अपनी पर्सनल लाइबिलिटी, मतलब कुछ जब रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो अपनी अपनी पर्सनल बिजनेस से अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं। इंप्रूव क्रेडिबिलिटी उनकी बढ़ जाती है ना, सब सप्लायर्स बायर्स एंड सप्लायर अच्छे मिल जाते हैं, ट्रस्ट बढ़ जाता है, अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स, है ना। अभी FDI भी आपने सुना था, जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर कोई कंपनी मार्केट से इन्वेस्टमेंट लेना चाहती है, फंडिंग करना चाहती है, तो उस केस में भी वो अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेते हैं। सिक्योर होता है, हायर रेटिंग, बैंक सपोर्ट, मतलब बैंक भी उनको ज्यादा सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनके प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बने होते हैं, इसलिए, ताकि, और वो इजीली अवेलेबल भी होते हैं, कोई भी जाके उनको वेरीफाई कर सकता है। क्लियर हुआ? अदरवाइज अगर वैसे बिजनेस होता तो वो कंपनी नहीं होती। ठीक है। तो कंपनी के बारे में अभी तक हमने क्या सीखा? एक लीगल एंटिटी होती है, फॉर्म बाय पीपल, ओनर्स और यूजुअली स्टेक होल्डर, मोस्ट आर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज होती हैं। ठीक है, इसलिए कहा गया क्योंकि कुछ कुछ कंपनियां, जैसे सेक्शन 8 कंपनी, यहाँ पे कहीं लिखा भी होगा, कुछ सेक्शन 8 कंपनी जिनको हम बोलते हैं, जो कंपनी 2013 में एक सेक्शन 8 कंपनी होता है जिसमें NGO रजिस्टर्ड होती हैं, जिसके अंदर जैसे अपना सक्षम भारती है, या ऐसे बहुत सारे NGOs हैं, लाइब्रेरी हैं,
मेडिकल है, स्कूलिंग में बहुत से जो सोशल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, काफी बहुत सारे हैं जो एनिमल्स की फीडिंग के लिए काम कर रहे हैं डिफरेंट तरीके से, कैंसर के लिए, ब्लड डोनेशन के लिए, तो सारे यहाँ पे रजिस्टर्ड होती हैं। तो इनको भी रजिस्टर्ड किया जाए ताकि इनको भी ऑर्गेनाइज कर सकें, अच्छे से मॉनिटर कर सके गवर्नमेंट, है ना, और उनको भी वो सारे पैन कार्ड राइट, और जो अगर उनको भी फंड चाहिए हो, लोन चाहिए हो, है ना, उनको भी डोनेशन वगैरह चाहिए हो, तो इजीली वो एक प्रॉपर तरीके से ले सकें। कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ये सब आपने पढ़ लिया है, डिस्कस कर लिया है। कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, ओपीसी, प्राइवेट पब्लिक, और कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल होल्डिंग सब्सिडरी। और यस विनती जी, तो ये हमारी टाटा हमारे भारत की कंपनी है ना। सर होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज कौन सी होती हैं? होल्डिंग जैसे टाटा एंड सन्स, बड़ी कंपनी टाटा एंड सन्स है ना, उसके नीचे कई सारी कंपनियां हो सकती हैं। नहीं, सब्सिडरी कंपनी होती है, इन्हीं के नीचे काफी सारी कंपनियां होती हैं। एक कंपनी होती है जिसकी जैसे कोई बड़ी कंपनी है, किसी एक कंपनी का नाम ले लो ए, ठीक है, एन कंपनी है, इसने बी एन कंपनी के 50% या 50% से ज्यादा के शेयर्स ले लिए, तो उनको बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। 20% से ज्यादा के शेयर ले लिए तो बोलते हैं एसोसिएट कंपनी, ठीक है, इनको बोलते हैं। इनकी शेयर होल्डिंग होती है। जैसे मैंने जब मैं अपनी क्लास करवा भी रहा था तब उसमें इन्वेस्टमेंट का भी पार्ट था, आपने देखा होगा कि इन्वेस्टमेंट लिखा था, तो यानी कि कुछ कंपनी ने अपना पैसा किसी दूसरे बिजनेस में लगा दिया। यानी कि नंबर 1 तो आपको ये समझना है सभी स्टूडेंट को कि कंपनी की भी एक आइडेंटिटी है, यानी कंपनी भी अब एक लीगल पर्सन है। कंपनी क्या है? एक पर्सन है। अब इस पर्सन का पैसा कहीं ये हो सकता है, इसके पास कुछ सरप्लस बच गया, अपने डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन करने से कुछ पैसा सरप्लस बच गया, तो किसी दूसरी कंपनी में लगा सकता है। जैसे आपने देखा होगा अभी रिसेंटली एलोन मस्क ने थोड़ा पैसा इसमें लगाया, अडानी ने एनडीटीवी में पैसा इन्वेस्ट किया है ना, तो अब वो उसकी क्या बन जाएगी? सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी, अगर उसमें से 51% से ज्यादा की ऑनरशिप हो जाए तो। क्लियर हुआ? कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट इसमें थोड़ा देखो, बाकी तो बुक्स ऑफ अकाउंट सेम होते हैं, जर्नल एंट्री, पीएनएल वगैरह, लेकिन कुछ थोड़े से डिफरेंट होते हैं, और ये इसकी पूरी प्रॉपर तरीका जो है कंपनी एक्ट 2013 में लिखा गया है, ठीक है। तो जब कंपनी रजिस्टर हो जाए, चाहे वो ओपीसी रजिस्टर्ड हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, तो चाहे फिर उसको कंपनी एक्ट 2013 को इसके जो भी लॉ होंगे, जो भी प्रोविजंस होंगे, उसको कंप्लाई करना कंपलसरी है, ठीक है। अगर कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड कर लिया उसने, अपने आप को एमसीए में आ गया वो, तो अब जितने भी लॉज होंगे कंपनी एक्ट 2013 में लिखे गए होंगे, तो उसको मानना ही पड़ेगा, मतलब सारे प्रोविजंस को कंप्लाई करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, गूगल एक कंपनी है, ठीक है। अभी आपने ये देखा होगा बिट्टू टिक्की वाला, सभी ने सुना होगा, सुना है किसी ने? नहीं सुना? तो ये बिट्टू टिक्की वाला ये भी एक कंपनी है, ठीक है। तो ऐसी हिंदू वनविडर फैमिली भी होती हैं, ये भारत के अंदर ट्रेडिशनल है कुछ, ऐसे राधा मोहन श्याम, ठीक है, श्याम ब्रदर्स, ऐसे सुना होगा आपने। सन्स मतलब होता है ना, गणेश एंड सन्स ब्रदर्स, ठीक है, रमेश सुरेश एंड कंपनी, इस तरीके से डिफरेंट तरीके से इंडिया के अंदर कल्चर है हमारा। तो ये कंपनी सेक्शन 8 अगर किसी को अभी भी नहीं समझ में आया तो इसको थोड़ा सा आप रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। और नॉन प्रॉफिट तो बता ही दिया मैंने आपको, सेक्शन 8 कंपनी ये था आपका सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है। तो आपको बहुत निधि कंपनी, एक तो कुछ ऐसे भी हैं जो नॉन, और जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह भी होती है ना, उनको भी जो है कंपनी निधि एक्ट में जो है रजिस्टर्ड कर लेते हैं, ठीक है। सुना है आपने, कमेटी डालते हैं जो पैसा इकट्ठा करते हैं, है ना, तो उनको भी बोलते हैं वो। ये अगेन डेफिनेशंस वगैरह आ गई हैं कंपनी की, और ये सब जो है। अब हम कंपनी के फीचर्स समझ लेते हैं। अभी हम ऐसे कुछ थोड़े फीचर्स हम कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और फीचर समझते हैं कि कंपनी के क्या फीचर्स होते हैं। जब टाइप ऑफ कंपनी समझ लिया आपने सब ना, कोई अभी भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कंपनी के फीचर्स में क्या क्या आता है? परपेचुअल सक्सेशन, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इन कॉर्पोरेट एसोसिएशन, लिमिटेड लायबिलिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। तो इसको वन बाय वन थोड़ा सा समझ लेते हैं। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन होता है कि जब कंपनी अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेती है, तो उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता। अगर मान लो मैं अकेला कोई बिजनेस कर रहा हूँ, तो मेरे लाइफ के बाद कोई वो बिजनेस सक्सेस नहीं रहेगा, मतलब आगे कंटिन्यू नहीं रहेगा। लेकिन कंपनियां आपने सुनी होगी, आपको किसी को पता है कोका कोला कब रजिस्टर्ड हुई थी, कब बनी थी? या नोकिया के बारे में किसी को पता हो, या पेप्सी के बारे में किसी को पता हो? तो ये सब कंपनियां ऐसी होंगी, आई होप कि ये कंपनियां 100 ईयर्स की से क्रॉस कर चुकी है, शायद किसी के तो शायद 200 साल से भी ज्यादा क्रॉस कर चुकी है, ठीक है। कोई बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो, जैसे बैंकिंग कंपनी के बारे में बात करें तो काफी सारी हमारी बैंकिंग कंपनियां जो
खुद अपने आप 100 ईयर्स से क्रॉस कर चुकी है, कुछ शायद 125 ईयर्स से भी ज्यादा क्रॉस कर चुकी है, ठीक है। तो ये सारे वो लोग हैं जो बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन इनका कंटिन्यूअसली परपेचुअल सक्सेशन है, इसका कोई लिमिट नहीं है कि लाइफ इनकी अनलिमिटेड है। जब तक ये जैसे लीगल तरीके से इसको लिक्विडेट ना करें, डिसकंटिन्यू ना करें, अदरवाइज ये लॉन्ग रन में ही कंटिन्यू करेंगे। तो सोचो इनका बिजनेस ज्यादा ग्रोथ करेगा या एक नॉर्मल इंडिविजुअल पर्सन का? ऑब्वियसली इन पर्सन का, क्योंकि एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज तरीके से अपने आप को रन कर रहे हैं और ये लॉन्ग रन में चलेंगे कि कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। कोका कोला शायद 200 साल से ऊपर होने वाला होगा और बहुत ज्यादा आगे फ्यूचर में भी कोई ऐसा कोई पीरियड नहीं है कि कोई ऐसा नहीं है कि अब इसको डिसकंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जितने भी इस तरीके से कंपनी रजिस्टर्ड होती है उनकी कोई परपेचुअल सक्सेशन होता है, उनकी अनलिमिटेड लाइफ होती है, ठीक है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अपने शेयर्स को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब आप जैसे आपने सुना भी होगा, ये तो कॉमन चीज हो गई शेयर्स को खरीदना और बेचना। मतलब मैं किसी भी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टाटा, किसी के भी शेयर्स खरीद सकता हूँ, कभी भी मेंबर बन सकता हूँ। हालांकि उसमें कुछ टाइम लगता है, कुछ रजिस्टर्ड होने में 14 डेज वगैरह कुछ तक वो डिले करते हैं, और हो सकता है कुछ अलग केसेस में तो रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स में एंट्री नहीं करते अगर आप इंट्राडे ट्रांजेक्शन करते हो तो, ठीक है। इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन मतलब कि पीपल्स के सब लोग मिलकर के बिजनेस रन करते हैं, तो इसका मतलब हो गया इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन, ठीक है। इसका काफी सारे लोगों का एसोसिएशन होता है बिजनेस कर। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब कि आपको कोई अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती कि अब तुम्हें देना ही देना है। मान लो 4 लोग बिजनेस कर रहे हैं और कोई जैसे पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था कि कोई 1 पर्सन एक्टिंग फॉर ऑल, बाइंडिंग टू ऑल, है ना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हमने बोला था कि वहां पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, आपको अपनी बाइक बेच के, अपने कपड़े बेच के, अपने घर के बर्तन बेच के भी उसकी जो लाइबिलिटी को पे आउट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जैसे अभी बताया कि कंपनी अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी कंपनी की अपने सारे राइट्स हैं। कंपनी क्या है, एक इंसान की तरह बिहेवियर हो जाता है। सिर्फ इसको वोटिंग राइट, जो आपने वोट दे के आए हो सब लोग 4 दिसंबर को, तो ये वोट नहीं दे पाएगा। बाकी जो है इसके पास ये जमीन खरीद सकता है, कहीं पे जमीन बेच सकता है, सब्जी फल फ्रूट खरीद सकता है, फल फ्रूट बेच सकता है, ठीक है। रेडी पटरी लगा सकता है। आपने देखा रिलायंस फ्रेश फल फ्रूट सब्जी बेच रहे हैं ना, अमूल जगह जगह दूध बेच रहा है, मक्खन बेच रहा है, दही सब। तो कंपनियां जो है कुछ भी कर सकती हैं, आर्टिफिशियल पर्सन है। और कंपनी के अपने कंपनी के नाम से इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स आते हैं, ठीक है, जैसे इंसान के नाम से आते हैं ऐसे। सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं, यानी कि जो इस बिजनेस को रन कर रहे हैं वो और ये कंपनी अपने आप में जो बिजनेस है, दोनों सेपरेट हो जाते हैं। अदरवाइज जैसे आपने अपने घर के आसपास देखा होगा, परचून की दुकान देखी होगी, जनरल स्टोर देखे होंगे, तो वो क्या होता है, वहां पे बिजनेस जो रन कर रहे हैं और जो बिजनेस है दोनों सेम होते हैं, बट यहाँ पे अलग होता है। ये कुछ कंपनी के फीचर्स हो गई या कंपनी के बारे में समझ लिए, ठीक है। अभी तक यहाँ पे सबको समझ में आया कुछ? बताएं आप में से सबको। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग प्राइवेट कंपनी को ना रिस्ट्रिक्ट करा जाता है कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, जो मेंबर्स होते हैं। सर ऐसा क्यों होता है? तो मतलब क्या क्या रीजन है कि ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगा रखे कंपनीज एक्ट के अंदर कि प्राइवेट कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते? ओके ओके, पार्टनरशिप में कर सकते हैं विनती जी? नहीं सर, पार्टनरशिप में तो नहीं कर सकते। मान लो अभी 4 लोग, मैं आप हो गए, आप हो गए, मैं हो गया, और 3 लोग हैं अभी बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। सडनली आपने कहा कि ए बी और आप वी हो गए, ठीक है। हम लोग ने कुछ डिसाइड किया कि हम सडनली कुछ बिजनेस करेंगे और दैट्स ऑल, कि हम कुछ ऐसा करेंगे। लेकिन सडनली आपका 4 दिन बाद आपका मूड चेंज हो गया, आपने कहा मैं नहीं कर रही हूँ, मेरी जगह पे कोई सी पर्सन है या डी पर्सन है, वो आएंगे। तो क्या हम कंफर्टेबल फील करेंगे? ठीक है, शायद ना। इवन हम फ्रेंड्स भी कभी हम आउट कुछ जाते हैं बाहर, तो हम ए बी इवन सी होता है ना, तो हम इसी को एक्सेप्ट करेंगे, इसके अलावा किसी थर्ड पर्सन को करेंगे? आप बताओ। आपका कोई फ्रेंड है, वो इवन चलो सी ठीक है, सी भी रहेगा, लेकिन सी अपने साथ किसी और को भी लेके आ गया, डी को भी, वो एक्सेप्ट होगा? बताइए। नो सर। नो क्योंकि पार्टनरशिप फर्म्स और हमारी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है कि आप शेयर ट्रांसफर नहीं करोगे। आपने बोला कि शेयर जो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है, ये गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट किया है, ऐसा नहीं है। ये तो बिजनेस के कस्टम से आया है ना, सारा जो लॉज बनते हैं जितने भी। तो जैसे पार्टनरशिप ABC रन कर रहे हैं, इसके अंदर कोई भी नया पार्टनर एडमिट होगा, तो इसलिए इन तीनों को एग्री करना पड़ेगा। मैं थोड़े पीछे चल के, बैक पे चल के सारी चीज समझा रहा हूँ कि अगर कोई नया आएगा तो भी,
और अगर कंपनी डिसॉल्व होगी तो मतलब काफी सारी चीज में इन तीनों की ही अग्रीमेंट होना चाहिए। रिटायरमेंट भी अपना प्री नोटिस देकर उसका राइट है रिटायर ले सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से तो सेम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी प्राइवेट मतलब कि कुछ लिमिटेड लोगों की कंपनी है जो प्राइवेट में अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, हो सकता है वो 10 हो सकता है वो 20 हो सकता है वो 30 हो, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्ट है शायद बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग बैंकिंग कंपनी और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होनी है, मुथूट फाइनेंस वगैरह के लिए लिमिटेड है 20। अदरवाइज वो अपने 50 मेंबर्स तक काम कर सकते हैं, 50 से ज्यादा तो वैसे भी नहीं कर सकते, ठीक है। और जो है 200 कंपनी यानी कि 200 मेंबर किसमें अभी बढ़ाया है 200 यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मतलब 200 मेंबर मिलकर के कुछ काम प्राइवेट कर सकते हो, प्राइवेटली कोई बिजनेस रन कर सकते हो, तो ठीक है। अब ये 200 लोग हैं, अब 200 लोग में मान लो इन 200 में सारे कंफर्टेबल थे, ठीक है। मान लो सडनली इन 200 में से विनती जी भी थे इन 200 में, अब विनती जी ने किसी थर्ड पर्सन को बोल दिया कि आप आ जाओ, ठीक है, ऐसा हो सकता है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता, इन बाकी 199 इजीली उसको अग्री नहीं करेंगे, तो इस ऐसे इतना इजी नहीं है, ये है रिस्ट्रिक्ट है। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, ठीक है। तो एक इसको थोड़ा पार्टनरशिप से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिक कंपनी में क्या होता है, पब्लिक में तो गवर्नमेंट इंस्पेक्शन करती है, मॉनिटर करती है, कंट्रोल करती है, और वहाँ पे फैसिलिटेट होते हैं, और फिर नंबर ऑफ वहाँ पे मेंबर्स भी ज्यादा होते हैं, तो कोई भी इजीली एंट्री और एग्जिट कर सकता है। क्लियर। इलीगल एसोसिएशन वही है जब जैसे 50 से ज्यादा या 200 से ज्यादा अगर कोई क्रॉस करता है, कोई बिजनेस रन करता है, तो हम उस केस में क्या बोलेंगे कि वो इलीगल एसोसिएशन है। लेकिन ये इलीगल एसोसिएशन HUF में काउंट नहीं होता, ठीक है। कोई ऑनर है, काफी मान लो 60 लोग मिलकर के कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस रन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में रजिस्टर्ड नहीं किया, बट वो बिजनेस बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, 60 लोग मिलकर के, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इलीगल एसोसिएशन बोलेंगे, ठीक है। इलीगल एसोसिएशन मतलब कि इतने सारे लोग मिलकर के बिजनेस रन कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। या तो अपने आप को फिर रजिस्टर्ड करो ताकि गवर्नमेंट उनको एक तरीके से अच्छे से मॉनिटर कर सके। ये समझ में आ गया आपको। प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी सबको समझ में आ गया है ना। और जो है अच्छा कुछ फीचर्स जैसे पब्लिक कंपनी में फिर जब और डिटेल में जाएंगे तो हम जैसे पब्लिक कंपनी मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, मिनिमम 7 शेयर होल्डर्स होने चाहिए, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर्स होता है ना, एक सिग्नेचर होता है जो MCA के पोर्टल पे जितने भी रिटर्न्स वगैरह फाइल होते हैं तो वहां पे चाहिए होता है। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर इज मैंडेटरी, एप्लीकेशन रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट क्लॉज, तो ये सारी चीज उसमें रिक्वायर्ड होती है पब्लिक कंपनी के केस में, ठीक है। लिस्ट ऑफ ऑल एग्जेम्पशंस टू ऑल प्राइवेट कंपनी, कुछ एग्जाम्स प्राइवेट लिमिटेड को कुछ एग्जाम्शन मिला होता है, ठीक है। तो क्या क्या एग्जाम्शन होता है ना। जैसे पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में देखो पहले तो रिस्ट्रिक्शन समझ लेते हैं कि पब्लिक कंपनी को क्या बेनिफिट होता है। पब्लिक कंपनी बाहर मार्केट में शेयर इशू कर सकती है, यानी कि पब्लिक से पैसा उठा सकती है, ठीक है। लेकिन प्राइवेट कंपनी ये काम नहीं कर सकती, प्राइवेट को अपने आपसे ही जितने मेंबर हैं उन्हीं के बीच में से ही पैसा लेना पड़ेगा, ठीक है। अब कंपनी जो आपने अभी एक बात सुनी थी मेरे मुंह से कि कंपनी परपेचुअल सक्सेशन होती है, उसकी लाइफ की कोई लिमिट नहीं होती। तो अब ये लाइफ लिमिट नहीं होती तो ये कंपनी चलती कैसे है। कंपनी अपने आप तो डिसीजन लेती नहीं है, इसके अंदर तो कोई ह्यूमन पर्सन होते हैं जो डिसीजन लेते हैं, होता है ना इंसानी। जैसे भारत का संविधान है, भारत को कौन चला रहा है, कोई बता सकता है आप में से कोई, कोई ह्यूमैनिटी का हो आप में से कोई है, ह्यूमैनिटी पढ़ी हो जिसने कंप्लीट। भारत के बारे में थोड़ी जानकारी बता दें कि भारत में एक संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका 3 स्तंभ कहे जाते हैं, और मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, ऐसा कुछ है, बताएं आप में से कोई। इसी प्रकार से कंपनी के अंदर भी, हाँ बताएं कोई, थोड़ा बता सकते हो एक लाइन नहीं। सर जैसे कि हमारे संविधान तो बना हुआ है, संविधान अब चलाने के लिए तो कोई चाहिए उस नियमों को पालन करने के लिए। तो इस तरह से 3 बांटे गए हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। कि कार्यपालिका जो है वो है हमारी केंद्र सरकार, जैसे कि हमारे PM, जो कि उसके संविधान के तौर पे ही नियम बनाएंगे, नियम का पालन करवाएंगे। यानी बिल्कुल जैसे आपने बताया PM, क्या PM एक ही बार चेंज होंगे या फिर ये परमानेंट रहेंगे, आने वाले 10 साल 20 साल बाद 30 साल बाद कोई नए भी आएंगे, है ना। जैसे हर साल चेंज होते हैं 5 साल के बाद। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ही लोग रहेंगे या अलग अलग लोग आते रहेंगे, जैसे पुलिस वगैरह, मतलब जो मुझे ज्यादा डिटेल नहीं पता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा भारत देश जो चलेगा
है ना, जो आपने नाम बताया कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, तो इसमें जो लोग हैं, है ना, ये लोग जो हैं वो बदलते रहेंगे लेकिन देश चलता रहेगा। तो ऐसा कैसे हो रहा है? संविधान से हो रहा है? करिए किसके? सिस्टम, क्योंकि ऑलरेडी हाँ नियम बने हुए हैं। जी। जो क्या कह सकते हैं, अथॉरिटी जो है हम्म, उनके लिए नियम तय है। अब इंसान ह्यूमन जरूर बदल सकते हैं, उसको लीड करने वाला इंसान बदल सकता है, पर नियम तो वही रहेंगे। हाँ नियम वही रहेंगे, तो एक दूसरे के ऊपर देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, है ना। तो अभी जैसे इसी तरीके से कोका कोला कंपनी है, पेप्सी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, गूगल कंपनी है, आईसीआईसीआई बैंक है, जितने भी हैं चीजें हैं, तो उसके अंदर एक कानून बनाया है, बुक्स, उस कानून को कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि मेन जो बुक है उसको कहा जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक तरीके का बुक होती है कि जो एसोसिएशन लोगों का जो एसोसिएशन है उसका एक मेमोरेंडम है, वो सारे अग्री कर रहे हैं इस बात को लेकर के, जब वो सब्सक्राइब करते हैं ना उसको, सिग्नेचर, अपने सिग्नेचर देते हैं, तभी वो अग्री करते हैं कि देखो इस कंपनी का ये नाम होगा, इसकी ये जगह होगी, दिल्ली, पंजाब, मुंबई, और हम जब बिजनेस करेंगे, फल फ्रूट बेचेंगे, कपड़े भी बेच लेंगे, और सर्दी आएंगी तो स्वेटर वेटर और ये सब करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर लेंगे, इसको लिख दो, अभी से लिख दो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लेंगे। और लेदर का बीच में काम देखो, पहले ही लगा रहे हैं लेदर का, सारे याद कर लो, लेदर का काम नहीं करेंगे, और गुटखा का कर लेंगे लेकिन लिकर नहीं करेंगे। तो इस तरीके से सारी चीजें ना वो मेंशन की जाती हैं। इसके अलावा किसको ऐड करना है, कितनी इसकी पेड अप, 2 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 200 करोड़ तक इसकी मैक्सिमम पेड अप कैपिटल होगी, और इसमें से रामेश सुरेश कौन प्रमोटर होगा, कौन इसका फर्स्ट डायरेक्टर कौन होगा, है ना। वो सारी चीजें, सारी बातें जो है इनिशियल स्टेज पे लिखी जाती है। आपने शायद किंगफिशर और विजय माल्या का भी कंफ्लिक्ट कुछ सुना होगा। काफी जो स्मार्ट जो लोग होते हैं ना, वो पहले से ही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ ऐसा लिख देते हैं कि या तो मैं कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, या तो मैं ही इसका प्रोमोटर डायरेक्टर कुछ ऐसा रहूंगा, और मुझे अगर हटाया जाता है इन केस फ्यूचर में, तो मुझे जो है, ये सुहानी जी आप कुछ पॉइंट आउट कर रहे हो। तो अभी इसमें क्या है कि कुछ कहना है आपने सुहानी जी? तो अभी इसके अंदर वो कैसे क्लॉज लिख देते हैं कि अगर मुझे हटाया जाता है 100 करोड़ 200 करोड़ का मुझे कंपनसेशन पे करना होगा। तो शायद वो जब गए थे तो उनको कुछ ऐसा अमाउंट भी पे किया गया था। ठीक है, तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या हो गया, एक सिस्टम हो गया। जैसे आप में से किसी ने कहा कि ये एक सिस्टम बन गया कि अब इसके यहाँ पे लोग कंपनी के एमडी, डायरेक्टर, सीईओ, एम्प्लॉय, डायरेक्टर, है ना, जो भी अकाउंट, सब लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन कंपनी ऐसे ही चलती रहेगी। कंपनी की फंडिंग होती रहेगी, शेयर होल्डर्स आते रहेंगे, न्यू शेयर इशू होते रहेंगे, बायबैक होगा, इशू होगा, है ना, स्वेट इक्विटी शेयर भी इशू होगा। जो कंपनी के अंदर काम करेंगे ना मेहनत से 1 साल से ज्यादा, तो उनको स्वेट इक्विटी शेयर मिलेगा, बोनस मिलेगी, ग्रेजुटी मिलेगी, पीएफ मिलेगा। तो सारा सिस्टम बना हुआ है। कंपनी परपेचुअल सक्सेशन, जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि उस कंपनी की 100 साल भी हो सकती है, 200 साल हो सकता है, 300 साल हो सकता है, वो कंपनी ऐसे ही सदाबहार चलती रहेगी। क्लियर हुआ यहाँ पर? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसमें क्या क्या होता है जी, कुछ कहा है जी? तो इसमें नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑब्जेक्ट, ये सब चीज सिस्टम होता है बेसिकली। आप में से किसी ने कहा कि सिस्टम होता है। रेजोल्यूशंस होता है, मेमोरेंडम। अच्छा, रेजोल्यूशंस क्या होता है, कंपनी के अंदर जब कभी डिसीजन लेने होते हैं ना, निर्णय, तो उसमें 2 तरह के मेंबर्स लोग निर्णय लेते हैं। क्या लेते हैं? एक मेंबर्स रेजोल्यूशन, एक बोर्ड रेजोल्यूशन होता है। ठीक है, बोर्ड मतलब जो बोर्ड मेंबर लोग होते हैं, जो मेन कोर टीम जो होती है, जो होती है, उनको बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, और बाकी मेंबर्स मतलब जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जिनके पास ज्यादा शेयर्स होते हैं, या वैसे तो सबको ही मेंबर बोलेंगे, लेकिन वोटिंग पावर जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा अच्छे से वोट कर पाएगा। उस केस में क्या होता है, 2 होता है, एक तो ऑर्डिनरी और एक स्पेशल। स्पेशलाइजेशन ऐसे बताता हूँ, जब स्पेशल डिसीजन लेनी हो तो स्पेशल, और जब ऑर्डिनरी डिसीजन लेने हो तो ऑर्डिनरी हम रेजोल्यूशंस करते हैं। स्पेशल जैसे कंपनी का नाम ही बदल रहे हैं, कंपनी किसी दूसरे के साथ मर्ज कर रही है, लिक्विडेट कर रही है, कुछ भी ऐसे काम कर रही है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन होगा। ठीक है, और ऑर्डिनरी ये बिजनेस ऑपरेशन के टाइम पे। क्लियर हो गया आपको? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन। किसी को इसमें कोई डाउट समझना है कुछ जी? अभी तक कंपनी के बारे में कुछ भी समझ में ना आया हो, किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सर मेरा एक डाउट है हाँ रियल लाइफ इंसिडेंट से। हाँ जैसे कि हम सब जानते हैं कि एप्पल को स्टार्ट किया था स्टीव जॉब्स ने अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वो फाउंडर थे, बट बाद में वो निकाले गए थे एप्पल से। तो ये कैसे, किस सिचुएशन में हो सकता है कि एक फाउंडर ही कंपनी से निकाल दिया जाए? स्टीव जॉब्स निकले थोड़ी थे, निकल गए थे क्या वहां से एप्पल से? जी हाँ, उसी के बाद तो उन्होंने पिक्सर शुरू की। क्या शुरू किया था उन्होंने? पिक्सर, टॉय स्टोरी, अगर आपने कभी मूवी देखी हो तो वो उन्हीं के जरिए बनाई गई थी। अच्छा अच्छा, तो जो है तो उस केस में सारी चीजें चलाने वाला तो सिस्टम है। अभी किसने बताया था सिस्टम? तो सिस्टम था। अगर वो चाहते अपनी, देखो हम तो इंसान है ना। आज आप अभी क्लास कर रही हो, कल हो सकता है, क्या नाम था, सुहानी नाम था ना आपका? ठीक है, जी हाँ।
आप तो इंसान हो सकता है अभी आप क्लास हो सकता है अभी 2 मिनट बाद ही अभी लैपटॉप के चले जाओ, तो कौन कंट्रोल कर सकता है? आपको कर सकता है, या मैं ही अभी बंद करके लैपटॉप बंद करके चले जाऊं, आप मेरे को रोक सकते हो, है ना? तो ये तो इंसान ह्यूमन नेचर, सेटिस्फेक्शन और जॉब सेटिस्फेक्शन और बहुत सारी इसके ऊपर ना और भी चीजें होती है जो काम करती है। बिजनेस कंपनी अपने आप में कंप्लीट डिफरेंट चीज होती है, लेकिन ह्यूमन नेचर, परफेक्ट और आपस में बॉन्डिंग्स, रिलेशंस, जो इकोनॉमिक रिलेशन जैसे पार्टनरशिप में बताए गए थे, वो कंप्लीट डिफरेंट चीज होती है। वहां पे उनका फिर उनको सेटलमेंट की जाती है, उनकी जो भी राइट होता है, उनको राइट, जो भी राइट, जैसे आपने बताया कि उन्होंने स्टार्ट किया था, तो ऐसा हो सकता है कई बार जो जिसने स्टार्ट किया वो बाद में कहता है नहीं इसका मेरे को नहीं करना अब काम, है ना? तो हो सकता है 4 लोगों ने मिलकर काम किया तो उनको, हाँ, लेकिन उनका जो राइट बनता है वो पूरी कैलकुलेट की जाती है, उनको कितना राइट उनको पे आउट किया जाएगा। तो जैसे फ्लिपकार्ट शायद बंसल ब्रदर्स ने, या थम्स अप, किसी ने सुना होगा थम्स अप, है ना, कोका कोला को जब भी चौहान ब्रदर्स, ठीक है, जब कोका कोला ने थम्स अप को एक्वायर किया तो चौहान, उनको मतलब जो स्टार्ट करता था उनको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, जैसे बंसल को जो थे उन्होंने जिसने फ्लिपकार्ट बनाया था तो उनको मिला, ठीक है, तो ऐसे ही मिलता रहता है, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? इसमें क्या होता है, डे टू डे ऑपरेशन चीजें जो सिस्टम होता है वो उसमें लिखा जाता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसमें क्या होता है, बिजनेस जो काम करेंगे, कंपनी जैसे काम करेगी उसमें क्या करेंगे, अगर हम लोन का काम करेंगे तो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे, तो जो भी चीजें कंपनी के अंदर, हायरिंग कैसे होगी, रिक्रूटमेंट कैसे होगा, है ना, बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड चीज लिखी जाती है। और बिजनेस से जो कोर चीज होती है वो कहाँ लिखी जाती है, वो मेमोरेंडम में लिखी जाती है। जैसे अभी आपको मेमोरेंडम में कुछ चीज बताई थी, क्या बातें बताई थी मेमोरेंडम में, जो लिखा होगा नेम क्लोज, रजिस्टर्ड, ऑब्जेक्ट क्लोज, यानी बिजनेस का क्या ऑब्जेक्ट होगा, बिजनेस किस चीज में काम करेगी, कपड़े में, है ना, या फिर एजुकेशन में, या फिर कोई सामान बेचने में, मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग में, मूवी मेकिंग में, म्यूजिक मेकिंग में, तो जो भी होगा वो यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, the document which leads the regulation which govern the running of the company, setting out the right of duties, director, the shareholders, individuals in the meeting, अच्छा, तो ये इन चीजों के बारे में बताती है कंपनी के, गवर्न द रूल्स रेगुलेशंस बताती है कंपनी कैसे ऑपरेट करेंगे। ये कुछ डिफरेंस वगैरह से समझाने की कोशिश की गई है इसमें। की मैनेजरियल पर्संस होते हैं, KMP ऐसे बोलते हैं, कई बार इसको ऐसे भी जाना जाता है। तो वो कौन होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, MD होते हैं। सुना है आपने किसी ने किसी को CFO, मैनेजर, CS और एनी अदर पर्सन? सुना है आपने किसी में से? CEO सुना होगा, MD सुना होगा। तो ये किसी कंपनी के की मैनेजरल पर्सन होते हैं, यानी कोई कंपनी डिसीजन लेती है तो हम उनको बोलते हैं ये लोग डिसीजन ले रहे हैं। अभी जैसे बोलते हैं ना, कई बार आपने सुना होगा कि जैसे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट इस समय कोई डिसीजन ले रही है तो हम कई बार उसको सीधा बोलते हैं ये मोदी का डिसीजन है, ऐसे बोलते हैं। आप लोग कोई बोलते हो? अभी जी कोई भी काम हो रहा है तो बोलते हैं मोदी ने किया है, क्या सुना है आपने? नहीं सुना? तो सर सुना है। हाँ, ऐसा होता है, लेकिन होता है नहीं होता होता आपको पता होगा कि इतना इजी नहीं होता। बट अभी जैसे कोई कंपनी के अंदर जो डिसीजन, अब जैसे टाटा के अंदर आपको पता है, टाटा खुद, रतन टाटा का भी शेयर शायद 21%, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, इतना ही शेयर है। ऐसे महिंद्रा, आनंद महिंद्रा के बाहर ही कितने शेयर जाते हैं, ऐसी मतलब उनका अपना शेयर इतना। जैसे पेटीएम का कौन है, पेटीएम का क्या नाम था उनका, शर्मा, विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा, है ना, डुबाया उन्होंने किसी को। अच्छा, अभी IPO आया था तो कुछ उनका शायद मार्केट में चल रहा था, विजय शेखर शर्मा। तो उनका खुद का ही इतना परसेंट कम है, तो वो की मैनेजर पर्सन में चले जाते हैं जो अगर उनके शेयर्स ज्यादा होते हैं। तो वर्ल्ड टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, इनका बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है कंपनी के अंदर। मैनेजर या कंपनी के जो सेक्रेटरी होते हैं वो भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं उसमें। एनी ऑफिशियल एज स्पेसिफाइड जो भी हो उसको हम की मैनेजर पर्सन में बोलते हैं, यानी कंपनी को रन करने में काम करते हैं, ठीक है। प्रोमोटर ऑफिसर, ये कुछ ऐसे और भी टर्म्स है जो प्रोमोटर यानी कंपनी को जब रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेट करते हैं तब हेल्प करते हैं। डायरेक्टर्स की कंपनी की क्वालिफिकेशन और डायरेक्टर के बारे में है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और बोर्ड मीटिंग इश्यूज के बारे में है। ठीक है, यहाँ तक आप कंपनी के बारे में। निधि कंपनी, तो जैसे मैंने बताया था, क्या बोलते हैं इसको हम, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होती है ना, इस तरह की जो छोटी मोटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं उनको हम बोलते हैं। और वो भी अगर रजिस्टर करते हैं तो उनको भी वही फीचर्स मिलता है। जैसे OPC को हम कहते हैं कि वो करना है तो इसलिए जैसे OPC को हम
इंकरेज करते हैं रजिस्टर्ड करने के लिए, वैसे हम निधि कंपनी को बोलते हैं। इट्स फॉर्मिंग मिनिमम रिस्क टू नो पेमेंट लिमिटेड आरबीआई रेगुलेशंस। कोई ज्यादा सा आरबीआई ये नहीं कहता कि ऐसा करना है पूरा। लो कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, नो आउटसाइड इंटरफेरेंस और परपेचुअल सक्सेशन वाइज। मतलब ये सारे एडवांटेज है निधि कंपनी के, ठीक है। शायद निधि की भी कंप्लीट फुल फॉर्म में होती होगी, क्या होती है किसी को पता होगा तो देख लेना, है ना। निधि नेशनल देख लेना, इसका निधि की फुल फॉर्म होती है क्या कुछ, जैसे नीति आयोग है ना, पता है किसी को नीति आयोग? जी हाँ सर। नीति आयोग भारत सरकार का था ना पहले, प्लानिंग कमीशन था ना पहले, योजना आयोग। योजना आयोग अब नीति आयोग बन चुका है। लेकिन इस नीति का कुछ मीनिंग है, इस नीति का क्या मीनिंग है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ऐसा करके कुछ है। तो हर कई बार ना हर जगह पे कुछ ना कुछ इसका मीनिंग भी होता है। तो यहाँ पे इनके होते हैं। हाँ जी, इसके इनके जो अध्यक्ष होते हैं ना वो हाँ। प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू। तो इस तरीके से मीनिंग होती है, तो ये लोग काम करते हैं। तो कंपनी के बारे में हमने कुछ अभी तक जो सीखा वो हमने सीखा। थ्योरेटिकल हमने इसमें सारा सीख लिया। प्रैक्टिकल में हम इसमें ये भी सीख लिया कि कौन कौन से फॉर्म्स वगैरह भरे जाते हैं। इसमें आगे देखेंगे पब्लिक कंपनी के रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। अभी तो हम अपने सेशन को यहाँ पे एंड करेंगे। इसमें ऑडिटर्स को लेकर के, डायरेक्टर्स को लेकर के, रिटर्न फाइलिंग को लेकर के, हर तरीके को लेकर के पब्लिक कंपनी में ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है। और उसमें भी फिर कुछ लिस्टेड कंपनियां होती हैं जो स्टॉक मार्केट में, जैसे दिल्ली स्टॉक, बॉम्बे स्टॉक, एनएससी है ना, या फिर जो हमारे स्टॉक मार्केट है वहां पे अपने शेयर्स को खरीद बेच सकते हैं। तो उनके लिए भी कुछ ज्यादा रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। वो हम कभी नेक्स्ट सेशन में, कभी फ्यूचर्स में देखेंगे उनको, ठीक है। अभी किसी ने कोई डाउट पूछना है, कुछ इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मेरा सेशन यहाँ पे खत्म हो गया है, ओवर हो गया है। किसी ने कुछ पूछना है? यस सर जी। वैसे तो जैसे कि हमारा जब संविधान है उसमें भी चेंजेस होते ही हैं, तो वो तो विधायिका करती है। उसी तरह शायद कंपनी में जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स ये करते होंगे, पर मेन पावर किसके पास होती है, एक रूल बनाने या फिर किसी रूल को चेंज करने के लिए? हाँ, रूल्स बनाने के लिए और रूल्स चेंज करने के लिए। हाँ, तो वो भी मेंबर्स ही आपस में, हमारे भारत में भी तो अमेंडमेंट कर सकते हैं ना। भारत के जो संविधान है उसमें भी अमेंडमेंट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और जो भी में होते हैं, ठीक है। ऐसी कंपनी के अंदर क्या होता है, बोर्ड की मीटिंग होती है। अभी मैं आपको बता तो रहा था ना एक रेजोल्यूशंस के बारे में। से कंपनी का नाम ही बदल दो, अगर मान लो आपका नाम बदल सकते हैं आप अपना नाम करना पड़ेगा बहुत कुछ, है ना। तो इतना इजी नहीं है, मतलब आप बदल तो सकते हो लेकिन थोड़ा इतना इजी नहीं है। तो नाम बदलना अपने आप में बहुत बड़ा वो है, इशू है। तो इस ऐसी कंपनी का नाम ही बदलना है तो सबको लोग अग्री करना पड़ेगा। अगर किसी ने भी डिसएग्री कर दिया या कोई इनके अगेंस्ट में कोर्ट में चला गया तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि फिर वो नहीं हो पाएगा। कोई भी ऐसा डिसीजन होता है ना तो नहीं हो पाएगा। मैं आपको जैसे बताया था ना, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन, वो था आपका। ये स्पेशल रेजोल्यूशन है। हाँ, जो एमओए को अगर चेंज करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन लाना होगा, और एओए को में कुछ अमेंडमेंट लाना है तो आपको नॉर्मल। यस मनोज, ये ऐसे तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है स्पेशल पावर का, यहाँ सभी की वोट की वैल्यू इक्वल है। हाँ, वोट की तो वैल्यू पेड वेब कैपिटल, यहाँ पे वोटिंग, यहाँ वो नहीं है, संविधान नहीं है यहाँ पे, एक वोट एक नहीं है यहाँ पे। तो पैसा जिसका ज्यादा है उसका वजूद ज्यादा है, ठीक है। तभी तो एनडी रवीश कुमार ने रिजाइन किया, उनको पता है कि अब ये आ गए हैं, ठीक है, समझ में आया। तो जिसके पास ज्यादा पेड अप कैपिटल जिसकी ज्यादा होगी, उस पेड अप कैपिटल, यानी कि जैसे 100 रुपए का शेयर है और मैंने इसमें 30 रुपए पे कर रखा है, और किसी ने 100 रुपए का शेयर है लेकिन 20 रुपए पे कर रखा है, तो मेरी वोटिंग पावर ज्यादा होगी, ठीक है। यहाँ वो संविधान नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, कुछ समझ एनी अदर क्वेश्चंस? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी सर, ये जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, पहले ये कंपनियां किसी और की थी, फिर बाद में इनको मेटा ने अभी देखा तो मर्ज कर लिया। सर ये कैसे हुआ, मैं ये जानना चाहती हूँ। ये मार्क जकरबर्ग ने शायद कुछ स्टार्टअप किया था ना,
और ये हाँ कंपनी ने किसी एक पर्सन की नहीं, कंपनी का यही फीचर्स है, शायद कंपनी के जो मैं फीचर्स बता रहा था ना आपको, उसी में ये फीचर्स है कि आपको अनलिमिटेड रिसोर्स मिल जाते हैं। अभी जैसे पीडब्ल्यू सुना है आपने, कितनों ने सुना है, फिजिक्स वाला, कितनी बड़ी, सुना है किसी ने, नहीं सुना अभी, नहीं सुना? पीडब्ल्यू की बात कर रहे हैं? हाँ पीडब्ल्यू की, हाँ तो ये फिजिक्स वाला ही जैसे जो है आपने सुना होगा, एक और वायरल वीडियो की शुरुआत करते, तो वो अपने आप में कितना बड़ा पर्सन बन गया, नहीं कि उसने बहुत सारे लोग उसको हेल्प फंडिंग करने, जैसे आप सार्क जो आता है ना, क्या सार्क टैंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तो यहाँ पे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग पैसा डालते हैं, तो वो बड़ी कंपनी, बड़ा बकेट बन जाता है। ठीक है, अब मार्क जकरबर्ग ने स्टार्टअप तो किया, लेकिन फिर जब फेसबुक का कंपटीटर था व्हाट्सएप, तो उसने व्हाट्सएप को ले लिया, फिर इंस्टाग्राम को ले लिया, ऐसी वीचैट और पता नहीं कुछ और भी कई सारी कंपनियों को फेसबुक ने ले लिया। कोशिश और भी की जा रही थी, इवन माइक्रोसॉफ्ट जो था वो उससे भी बड़ी मछली थी, तो फेसबुक को ही लेने की कोशिश कर, नहीं ले पाया। याहू और कुछ और भी काफी चीज जो हो गए, हट गए। तो वही है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पर्सन काम करता है, पर्सन अलग है, बिजनेस अलग है। ठीक है, और अब मेटा एक अलग है, शायद गूगल की भी पेरेंट कंपनी कुछ और है ना, और गूगल की भी अपनी कई सारी कंपनियां हैं। यूट्यूब भी अलग था पहले गूगल से, है ना, यूट्यूब को भी उसने ले लिया, गूगल ने, है ना, ले लिया, मतलब कि एक सब्सिडरी कंपनी बन गई उसकी। ठीक है, रिसेंट अभी तो ट्विटर है, ट्विटर में कितना ट्रेंड है, देखो ट्विटर को भी उसने एलन मस्क ने ले लिया, अपने शेयर्स उसमें पैसे से ले लिया, है ना, पता ही नहीं, पता ये बात, हाँ सर। है ना, तो ये चीज होता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू सर। वेलकम। Any other questions? Okay. So thank you Balram ji for this session. So अब मैं हमारी प्रेसिडेंट को इनवाइट करना चाहूंगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की पूर्व सदस्य रह चुकी है। मैम, ओवर टू यू। आई एम ऑडिबल? बच्चों मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? यस सर, बिल्कुल क्लियर। यस सर। आई थिंक वो बिजी हैं अभी वो, तो फिर मैं आगे माइक ओम को सौंपता हूँ वोट ऑफ थैंक्स के लिए। ओम, ओवर टू यू। Abhishek, यस मैम, यस मैम। I was not busy actually. I was not able to get my unmute done. I mean that ओके मैम। screen missed out sometime. So the students, it was really a nice session. You learned about the company as I discussed with you yesterday, a juristic person. I mean, a person who has its own identity, who is like decide, who can take decisions, who can be sued and who can sue in its own name. और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने क्या बढ़िया बढ़िया सवाल पूछे। आपने फेसबुक को लेकर सवाल पूछे, आपने एप्पल को लेकर सवाल पूछे, तो काफी आप कंसर्न थे जैसे विषय को लेकर। और बहुत बड़ा एक्चुअली सब्जेक्ट है, मतलब कंपनी एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, आसान नहीं है कि उसके बारे में इतने सारे, क्योंकि सारा बिजनेस, जितना भी इम्पोर्टेंट बिजनेस हो रहा है वो सारा इन द फॉर्म ऑफ ए कॉर्पोरेट हो रहा है, कंपनी की फॉर्म में हो रहा है। उसमें बहुत सारे चीजें रहती हैं कि शेयर होल्डिंग का क्या रहता है, डायरेक्टर्स का क्या रोल रहता है, आपकी एनुअल जनरल मीटिंग का क्या रोल रहता है। तो एक बड़ा बड़ा और गंभीर और बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आप सबने बहुत ही इंटरेस्ट के साथ उसको ज्वाइन किया और बलराम जी ने बहुत अच्छे से समझाया, तो बहुत खुशी की बात है। और कल के लिए आज आपके जो एंकर है मिस्टर अभिषेक, वो आपको टेक्नोलॉजी के बारे में, कल का सेशन रहेगा अभिषेक का टेक्नोलॉजी के ऊपर, और आप सब उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होंगे और अपने फ्रेंड्स और अपने जो भी नोन लोग हैं उनको कहिएगा कि उसमें शामिल हो। और अच्छा रहा। अब अभिषेक, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। सो मैं अब ओम से वोट ऑफ थैंक्स के लिए बोलता हूँ। ओम, ओवर टू यू। हेलो। जो आज की जो क्लास थी वो तो ठीक थी, तो बच्चों का जो क्वेश्चन था कि कैसे फेसबुक ने व्हाट्सएप को वो करा, व्हाट्सएप कैसे मतलब फेसबुक के पास आया। फेसबुक ने व्हाट्सएप को अराउंड 1000 मोर देन 1000 करोड़ में खरीदा था पूरी कंपनी को।
ठीक है। और जो स्टीव जॉब को था कि स्टीव जॉब को क्यों निकाला गया था एप्पल से, क्योंकि जो शेयर होल्डर होते हैं उनके पास पावर होता है वोटिंग का, और बाकी वो जो कई सारे मैनेजमेंट वो डिसाइड करती है कि कौन क्या मतलब सीईओ की पोस्ट पे आप एज अ वो रहेगा। तो उसमें डिसीजन हुआ था कि उसको निकाल दिया गया था, क्योंकि उनको लगा था कि वो मतलब कुछ गलत कर रहे हैं एप्पल कंपनी के साथ, मतलब जो कि इन फ्यूचर कंपनी ज्यादा ग्रो नहीं करेगी, इसके कारण उनको निकाल दिया था। तो एप्पल स्टीव जॉब वहां से बाहर होके पिक्सार एक चालू किया था, और जो पिक्सार की जो चीजें थी वो एप्पल के लिए बहुत फायदेमंद थी, मतलब चीजें जो उन्होंने डिजाइन किया था, तो फिर दोबारा उनको एप्पल में ले आया गया, और इसके बाद एप्पल कभी पीछे मुड़ के नहीं देखी, वो बात की बात है। लेकिन मतलब कोई भी डायरेक्टर है क्या है, वो सब शेयर होल्डर्स और बाकी चीजें भी कई सारी चीजें मैटर करती है, उनके वोटिंग के राइट है, ये सारी चीजें भी हैं। और आपके पास वो शेयर की वो है, ये मान लो सब्सिडी बन जाती है 51%, अगर वो शेयर हो किसी के पास, तो ये सब चीजें बातें हो रही है। चलो ठीक है, वैसे बलराम आज की क्लास बहुत अच्छी थी, और सारे बच्चों की मैं आशा करता हूँ कुछ बच्चों के जो क्वेश्चन के सवाल जो पेंडिंग थे वो भी इसमें सॉल्व हो गए। थैंक यू। थैंक यू। अब आप सब लेफ्ट कर सकते हैं, अपना नाम और अपने नंबर क्लास से दीजिए, आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। और जाने से पहले मेरा क्वेश्चन था, आज मैंने एक एसआरएस कम्युनिटी बनाई थी, मैंने पोस्ट डाला था, क्या आपको विजुअल था वो पोस्ट कम्युनिटी के अंदर? एनीवन? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आपको आगे से लिंक जो भी है एसआरएस का यस वो सर। कम्युनिटी में, उस कम्युनिटी में ही Yes, मिलेगा, sir. बस आपको टैप करके ज्वाइन करना होगा। ठीक है, थैंक यू। ओके सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर।